तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है JRF अड्डा के चैनल में। मैं प्रशांत मिश्रा, यू नो मी, आई एम योर इकोनॉमिक्स फैकल्टी। और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व पेपर्स विथ कॉमन सेंस। सो मैंने ये सोचा कि सर मैं नॉलेज इज ऑल ओके एंड वी नो वील हैव अ डिफरेंट क्लास, और आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी हो चुका है सुबह, तो वील हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट दैट इज वेल। बट मैं ये चाह रहा था कि आज के सेशन में और हर संडे 7 बजे, इफ यू डोंट नो द नॉलेज, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, क्या आप सवाल सॉल्व कर सकते हो इकोनॉमिक्स में? हाँ, कॉमन सेंस, यस, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक। पर मैं आपको सबसे पहले बता देना चाह रहा हूं कि नंबर वन चीज मेरे लिए, बहुत ध्यान से सुनना, knowledge is God. You need to treat knowledge with the number one priority that it is. Knowledge is number one. Knowledge काम नहीं करे तो फिर जो आज हम करने वाले हैं वो आपको काम में आएगा। ठीक है, तो सर अब तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी एकदम बांध लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड इवन अ बेटर सेशन अबाउट हाउ टू सॉल्व दीज पेपर विथ कॉमन सेंस। तो सबसे पहले मैं अपन फटाफट थोड़ा अपने बारे में मैं बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। सर, माय नेम इज़ प्रशांत। आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे 6 साल का है, रिसर्च एक्सपीरियंस मेरा 5 साल का है। बोथ इन पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, मैंने दोनों पे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ 6 years experience of academic writing, and I was published, I had a book by the time I was 15. So now, knowing enough about me, we move to this। जाइए JRF अड्डा के वेबसाइट पे, एग्जाम सेक्शन में देखो, पूरा पेपर वन का आपको तैयारी मिल जाएगा। पूरा पेपर वन में आपको तैयारी मिल जाएगा। आप यहाँ पे लाइव टेस्ट देख सकते हैं। यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप, क्लिक ऑन दिस बटन, डाउनलोड दिस ऐप। वंस यू गो, यू विल फाइंड इट लाइक दिस। नाउ दिस ऐप इज फॉर फ्री, नंबर वन। आपको यहाँ पे डेली क्विजेस मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस मिलेंगी, काउंसलिंग सेशन मिलेंगे। अब बिफोर आई मूव ऑन, टुडे वाज अ वंडरफुल डे। आज सुबह एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट होता है 90 डे चैलेंज का, 90 डेज चैलेंज। तो ये जो 90 डेज चैलेंज है, इसमें आपके सारे फेवरेट एजुकेटर JRF अड्डा पे आपको यूट्यूब में फॉर फ्री, जी हाँ, एकदम मुफ्त में फ्री क्लासेस पढ़ाएंगे आपको, आपके JRF स्टडी के लिए। अब इसका जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार लगता है। अदिति मैम विल टेक हर क्लास every single day, I believe at 8 a.m. and 9 p.m. जो उनका सेशन रहता है। आयुषी मैम मंडे वेंसडे फ्राइडे, रचना मैम विल बी TTS इज ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। बात करते हैं पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 पे आपको सोशियोलॉजी शाम को 4 बजे मिलता है। वर्षा मैम विल बी एट 6, रचना मैम विल बी एट 5, आई विल बी एट 7 एंड मधुश्री मैम विल बी एट 8। When I am there at 7, मेरा जो शेड्यूल होगा विल बी TTS, मतलब मैं हफ्ते में 3 दिन क्लास लूंगा। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आप मंडे, वेंसडे और फ्राइडे सेल्फ स्टडी करो मेरे साथ। बाय द वे, मैं हर शाम को 7 बजे आऊंगा। अपन कुछ ना कुछ करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा ये प्लान है कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में अपन मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी के 3 दिन हमारी फ्री यूट्यूब पे क्लासेस होंगी, जो आप इस ट्यूसडे से आप लोग बहुत इजीली देख सकेंगे। सो माय शेड्यूल अगेन इज फॉर क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बाकी मेरा पूरे 7 दिन क्लास रहेगा, कुछ ना कुछ हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। जैसे कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सर, क्या लेकर आया हूँ कि किस तरीके से आपको सवाल नहीं, अगर नॉलेज नहीं है तो आप किस तरीके से कॉमन सेंस से पेपर नंबर 2 में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। ऑफकोर्स आपको ऑल 100 to 100 क्वेश्चंस, 100 सवाल आपको अटेम्प्ट करने ही है। कुछ सवाल आपको नहीं आते हैं, तो जो नहीं आते हैं उसमें आप किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। बाय द वे, आई नीड टू टेल यू 2 थिंग्स बिफोर वी बिगिन। नॉलेज इज नंबर 1, इस चीज को हमेशा याद रखना है। नॉलेज इज नंबर 1। नॉलेज से बड़ा कुछ भी नहीं है, और इससे बड़ा आपको कुछ रखना भी नहीं है। अगर आपको नॉलेज से सॉल्व हो रहा है तो आप नॉलेज पे जाएंगे, अगर नॉलेज से नहीं होता है तब आप इन रूल्स, इन गोल्डन रूल्स पे आप जाएंगे। ये गोल्डन रूल्स क्या हैं, ये मैं अपने पेड बैच में बहुत अच्छे से बताऊंगा, पर आज मैं इन गोल्डन रूल्स का कुछ एप्लीकेशन देखने जा रहा हूँ। पेड बैच मेरा आ रहा है अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। पेड बैच मेरा आ रहा है। तो आप लोग पूछ रहे थे कब आ रहा है, आ चुका है और अगले हफ्ते आ जाएगा। तो पेड बैच के लिए तैयार हो जाइए। रोज आपके हम लोग क्लासेस लेंगे इन पेड बैच। आई टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम सॉल्विंग द पेपर्स टू कंसेप्ट, सवाल सब कुछ करेंगे हम लोग।
यूट्यूब पे भी हम लोग जितना देना चाह रहे हैं, मेरा शेड्यूल जितना अलाउ कर रहा है, हम लोग आपको जितना दे सकते हो उतना आपको फ्री में देंगे। पर देखो जो पेड बैच है वो पेड बैच की बात अलग है सर, क्रैश कोर्स की बात अलग है। सो अब इन गोल्डन रूल्स को कैसे ये सवाल कॉमन सेंस से सॉल्व करें, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 सर, सवाल नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए सवाल क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। सवाल ये रहा, ठीक है, गिल्ट एज्ड बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार का मतलब क्या है? व्हाट डज द गिल्ट एज मार्केट मीन? इज इट अ बुलियन मार्केट? इट इज अ मार्केट ऑफ प्योर मेटल, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट ऑफ कमोडिटीज। तो देखो सबसे पहले मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, मैं जो नॉलेज की बात करता हूँ, कॉमन सेंस की बात करता हूँ, मुझे इतना पता होना चाहिए कि गिल्ट एज्ड का मतलब क्या होता है। तो आपने ना कभी ऐसा देखा होगा सोने की, ये मैंने आपके यहाँ पे फोटो लगा दी है, ये ना गिल्ट एजेस होते हैं। देखो कितने हाई एंड एजेस हैं यहाँ पर, हाई एंड, एकदम हाई एंड एजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज यूके में करी जाती थी, उत्तराखंड में नहीं, ठीक है। ये चीज करी जाती थी यूनाइटेड किंगडम में बहुत पहले 15-16 सेंचुरी में। बेसिकली सरकार जो है वो आपको ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी गोल्ड प्लेटेड सिक्योरिटीज, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज दे दिया करती थी। गिल्ट को इसी से रेफर करते हैं। यूजुअली गिल्ट एज सिक्योरिटी का साफ साफ मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे जो वॉलेटिलिटी है या फिर जो रिस्क है वो एकदम लो है, लो रिस्क है। ऑब्वियसली लो रिस्क है तो रिटर्न भी लो ही होगा, सीधी बात है ना। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है यहां पर आप देखेंगे जहां पे एकदम लो रिस्क और लो रिवॉर्ड होगा? वो होगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको रिस्क एकदम कम है, बिल्कुल ना के भी बराबर है कि सरकार तो डिफॉल्ट ऐसे ही करेगी, और जो सरकार आपका सिक्योरिटीज निकालता है वो आपका गवर्नमेंट मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया। तो आई डिड नॉट नो दिस, आई जस्ट न्यू कि गिल्ट एज्ड का क्या मतलब होता है, या फिर मुझे इतना पता है कि गिल्ट एज किस तरीके का, कैसा दिखता है। इतना हाई एंड जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ यूके ही आपको दे सकती है और तो कोई प्राइवेट देगा नहीं। तो यहां से मेरा आंसर बनता है सी, ठीक है। विदाउट नॉलेज वी वर एबल टू सॉल्व दिस। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन सर, मेन्यू कॉस्ट, अनदर टिपिकल क्वेश्चन। ये कह रहा है मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन। मेन्यू कॉस्ट महंगाई के रिलेशन में क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूइंग, पहले तो वर्ड नंबर 1 देखो, कॉस्ट 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 कॉस्ट, हर जगह कॉस्ट, ठीक है। चलो तो कॉस्ट की ही बात हो रही है। ये कह रहा है मेन्यू कॉस्ट क्या चीज है। अब आपको पता है सर मेन्यू का क्या मतलब होता है सर, मुझे बताओ पहले तो। मेन्यू का मतलब क्या होता है? मेन्यू का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। देखा है ना सर आपने? हैव यू सीन इट? आई सीन इट, आई सी डोसा हियर। वैसे मैं बात करता हूँ अगर डोसा की यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसको हटा देते हैं, थोड़ा गलत लिख लिया अपन ने, ठीक है। अभी इसको बहुत ध्यान से देखना। तो देखो डोसा यहाँ पर है, डोसा 60 रुपए का, ठीक है ना सर। अब हम तो एकदम सचिन है, हमें पता नहीं सर, सचिन यू ऑल नो राइट, सचिन द वेरी फेमस सचिन, जिनको 2 बहुत ही ज़बरदस्त एडजेक्टिव से नवाजा गया था। मैं वो एडजेक्टिव्स का नाम ले लूँगा, पर मैं बोलूँगा कि आई एम सचिन, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो दिस होल थिंग। मुझे इतना पता है सर डोसा 60 रुपए का मिलता है, पाव भाजी कितने की मिलती है सर? 50 रुपए की, मान लो 50 रुपए की मिलती है। पनीर की सब्जी हाफ प्लेट 120 रुपए की, है ना। हमारे यहाँ पे तो इतनी की रेट मिलती है, हो सकता है जहाँ जिस सिटी में आपको वो एक्स्ट्रा मिलता होगा। पर कहना है यही तो होता है ना मेन्यू में, आपको मेन्यू में यही तो मिलेगा, एक तो कमोडिटी और उसका प्राइस, राइट। दैट इज व्हाट अ मेन्यू मींस, वेरिएबल प्राइस। जो यहाँ पे आपको दिखेगा किधर? ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट, ऑल्टरिंग चेंजिंग प्राइस लिस्ट विद द कमोडिटी। आंसर क्या है इसका? बी। मेन्यू का मतलब प्राइस लिस्ट चेंज होती रहती है, आंसर मेरा आ गया। मुझे सिर्फ मेन्यू जानना है सर, मेन्यू आप तो जानते ही, कौन नहीं जानता मेन्यू। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये क्या है, किंजन है, नॉन किंजन है, नहीं सर, हम फुल सचिन है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। सचिन डज नॉट नो एनीथिंग सर, सो आवर आंसर इज बी। सचिन आप हैं तो सचिन को इतना तो पता है ना सर मेन्यू क्या है, इतना तो सचिन को पता है। और सचिन को अगर पता है तो सचिन निकाल लेगा आंसर, सचिन को एकदम राइट आंसर निकाल लिया भाई साहब ने। पढ़ते हैं आगे तीसरे सवाल पर। अब सचिन ने देखा क्या? प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस सर, ठीक है। हम उनकी बात कर रहे हैं सचिन, अगर आपको नहीं पता तो हमारे जो बहू उठाला है जो पाकिस्तान से, ठीक है, वो उनकी बात हो रही है, उन सचिन की बात हो रही है जो ले आए, नवाजा गया उन्हें 2 प्रॉपर एडजेक्टिव से। तो हम उन सचिन की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस ये क्या है भैया, मुझे नहीं पता। हम फिर से एकदम कोई आइडिया नहीं है, ब्लैंक है। I have 4 options in front of me. I don't know how to solve this. Let's solve this. देखो पर मुझे इतना तो पता है। अब देखो सचिन इतना तो करेगा कि सिलेबस तो पढ़ेगा ना सर, सिलेबस तो पढ़ेगा सचिन। सिलेबस में देखेगा यूनिट नंबर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सचिन भाई साहब सीधे इन
प्रीविश सिंगर, ये कोई म्यूजिशियन नहीं है, इनका नाम ये लोग देख लेंगे। कहाँ पे देखेंगे सर? ये देखेंगे नाम उनके आजू बाजू में लिखा होगा ट्रेड एंड टर्म्स, ये आपको मिल जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये आपको प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस के आसपास, सिलेबस के आसपास आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? बी। आई डिड नॉट नो द आंसर, आई न्यू प्रीवियस। जब भी आपको दिखे प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस, जब भी आपको दिखे, आपको एक ही आंसर पे क्लिक करना है, वो है TOT, टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि उसी की बात हो रही है। और कहाँ हो रही है? इट इज टॉकिंग अबाउट इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या है प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस? क्या सचिन को पता है? नहीं पता सर, सिलेबस पढ़ा है सचिन ने, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। आई एम नॉट सेइंग सचिन एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, मूड नहीं है सचिन। सचिन में इतनी तो ज्ञान है कि उसने सिलेबस तो उठा के देखा है और वहां से उसने ये क्वेश्चन बना लिया सर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब ये वाला सवाल देखो भाई, ये क्या कहता है? अच्छा, ये जो सवाल है ना, सचिन इसको देख के बहुत खुश होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि ऑप्शन पे नजर मारो फटाक से। ऑप्शन क्या कहता है? देखो, ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे तो 3-3 के पेयर में दे रखे हैं और स्टेटमेंट कितनी है? 4। अब बेसिक दिमाग लगा लो, बहुत बेसिक दिमाग। ऑप्शन दे रखे हैं 4, ठीक है, और इनमें से करेक्ट कितने? 3। इसका मतलब अगर मैंने एक गलत निकाल दिया इसमें से आउटराइट, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना? हाँ या ना? मेरा आंसर आ जाएगा। अब देख दो, अब देखो भाई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या चीज है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मेरे को अब देखना क्या है? माई अप्रोच टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन शुड बी आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज नॉट टू आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट। चारों में से जो एकदम भयंकर गलत है उसको निकाल लो और उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस अप्रोच से इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ कॉस्टलियर रूट देन रीपो। रीपो मतलब रीपो रेट, रेपो रेट की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी बात हो रही है। मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट ये महंगा है रेपो रेट से। नंबर 1, एक तो ये चीज है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, फिर ऑप्शन नंबर ए को पढ़ो। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है MSF इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF, इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF एंड इज पार्ट ऑफ इट। मतलब LAF का पार्ट है MSF। ठीक है, और बताओ, और देखो और क्या है सवाल इसका, और क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको अप्रोच समझ में आया ना सर? अप्रोच क्या करना है आपको? अप्रोच अपने को निकालना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यही मुझे निकालना है। और अगर मैंने निकाल लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं बता दूं आंसर आपको इसका? ठीक है सर, बता देते हैं। तो बहुत सिंपली मेरे को इतना साफ साफ पता है, अगर मैंने थोड़ा सा भी, सचिन ने अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में इतना सा भी अगर पढ़ा होगा तो उसको ये पता है कि MSF इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF एंड इज पार्ट ऑफ इफ। मतलब कि MSF, इसको हटा देते हैं। देखो आपको स्क्रीन एकदम, आई नो कि आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे क्योंकि मैं हूँ, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो MSF ये कह रहा है कि MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी LAF का पार्ट है एंड इट इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF। मतलब जो MSF है उतना ही LAF है। नहीं सर, ये तो स्टेटमेंट हमें गलत नहीं जचा, इसीलिए हमने ऑप्शन ए को हटा दिया। ऑप्शन ए को हटाओगे तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर क्या आ गया आपका? BCD, राइट? सो जस्ट आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर एंड योर आंसर वाज इमीडिएटली विथ यू। अगला सवाल देखते हैं सर, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट और नॉट। सवाल क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सवाल है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होगा सर? महंगाई। अब कुछ सिर्फ दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना ज्यादा, सिर्फ हमें दिमाग लगाना है। तो महंगाई का मतलब, अरे महंगाई का मतलब क्या सर? डिमांड ज्यादा, मांग ज्यादा, यही तो होता है महंगाई का मतलब। ईडी ज्यादा हो गया ना सर, इतना तो मुझे पता है, सचिन को इतना तो पता है। सचिन नोज दिस मच, सचिन नोज महंगाई का मतलब, महंगाई मतलब प्राइस ज्यादा, इतना पता है ना। अब ये कह रहा है इसमें से कौन से 4 में से स्टेटमेंट प्राइस ज्यादा बढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा, मोस्ट। मतलब ये सब इन्फ्लेशनरी है पर मोस्ट कौन से हैं ये बताना है। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट किस तरीके से इन्फ्लेशनरी हो सकता है? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट कैन बी। हटाओ इसको ऑप्शन को। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस टू बजट द डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू बजट टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट एंड क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब भाई सीधे सीधे बताओ, सबसे ज्यादा महंगाई तो तब होगी ना जब आप पैसा ही नया बना रहे हो। ये इन तीनों चीजों में तो आप लिमिटेड पैसे के साथ खेल रहे हो। अब इन्होंने क्या करा, नया फ्रेश प्रिंट कर दिया, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
और सबसे ज्यादा बढ़ेगा जब आप नया पैसा बना रहे हो। सीधी बात है सर, ऑड वन आउट है। देखो ऑड वन आउट, अगर मुझे नहीं भी पता है ये आंसर, मेरे को नहीं भी पता है कि इकोनॉमिक्स में क्या फर्क पड़ता है, मैंने एक सिंपल देखा ऑड वन आउट। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एकदम ऑड है, एकदम ही कुछ ज्यादा ही मोस्ट है। ऑप्शन देख लो यहाँ पे, सवाल क्या कह रहा है, मोस्ट, मोस्ट निकालना है। तो इससे ज्यादा तो कहीं हो ही नहीं सकता, मोस्ट एकदम सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा। अगला सवाल सर, आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है नहीं आ रहा सर, कमेंट जरूर करें। अब देखो भैया, मर्केंटलिस्ट के हिसाब से ट्रेड क्या है, पॉजिटिव सम गेम, इन्फिनिट सम गेम, जीरो सम गेम और नेगेटिव सम गेम। क्या आंसर है इसका? मैंने आपको बताया था सर, जब अपन नैश इक्विलिब्रियम में थोड़ा मैंने बात करी थी जीरो सम गेम में। अगर आपको नहीं भी पता है तो सिर्फ नाम से बता दो ये जीरो सम गेम क्या है। जीरो सम गेम मतलब जिस गेम का सम जीरो आए, मतलब मैंने +1 करा, इसने -1 करा, सम कितना, जीरो। इसने +2 करा, इसने -2 करा, सम कितना, टोटल जीरो। मर्केंटलिस्ट के हिसाब से एक की जीत दूसरी की हार। अब मैं आपको बता देता हूँ मर्केंटलिस्ट कौन थे, एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। मर्केंटलिस्ट सर, मर्केंटलिज्म का प्रॉपर डेफिनेशन ईस्ट इंडिया कंपनी है। मर्केंटलिस्ट में आपने सिर्फ एक उठा देना है, कौन सा इसका आंसर है, EIC इज मर्केंटलिस्ट। क्या EIC ये सोचती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेज, ये लोग सोचते थे कि इंडियन की हार हमारी जीत? बिल्कुल सोचते थे सर, 100% दे यूज्ड टू थिंक दैट। सो व्हाट विल बी योर आंसर हियर? योर आंसर विल बी वेरी सिंपली C। ठीक है सर, आया समझ में, क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, अपन एक दो सवाल और करेंगे, इसके बाद वील बी रैपिंग अप द सेशन, तो नॉट टू वरी। ये सवाल क्या कहता है सर, ये सारे बाय द वे प्रीवियस ईयर के सवाल है, मैं कुछ अपने मन से उठा के सवाल नहीं पूछ रहा, ये सारे प्रीवियस ईयर वाले सवाल है। अभी देखते हैं इस सवाल को, करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, इस सवाल में क्या होगा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज रुपीज टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट US डॉलर व्हेन अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डिप्रिशिएट कराएगा डॉलर को जब बाकी सारी चीजें इक्वल है? तो इसका क्या आंसर है सर, इसका क्या आंसर है? निकालें, निकाल देते हैं, चलो बहुत सिंपल, लॉजिक लगा के निकालेंगे, और कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगा के इसका आंसर अपन निकालेंगे। देखो ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है विच विल कॉज रुपी टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट US डॉलर। मतलब कि रुपी टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट, मतलब कि अगर 70 रुपए का $1 था तो डिप्रिशिएट हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब 72 रुपए का बिक रहा है एक ही डॉलर। अरे डिप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है ना डॉलर के कंपैरिजन में, तो अब वो महंगा बिक रहा है। तो ऐसा क्यों होगा अगेंस्ट द US डॉलर व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल? राइज इन इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, इससे क्या लेना देना है US का, ये तो हटाओ। एक्सपेक्टेड राइज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, एक्सपेक्टेड राइज इन एक्सटर्नल, नहीं, दैट इज अगेन नॉट एन ऑप्शन। एंड इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, अगर पैसा इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रुपी डिप्रिशिएट होगा कि अप्रिशिएट होगा? खुद सोचो और बताओ। ऑन द अदर हैंड अ फॉल इन इनकम ऑफ US, फॉल इन इनकम ऑफ US, ये आंसर बनता है इसका, ये करेक्ट इसका आंसर है सर। तो विथ लॉजिक यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट बेसिक लॉजिक कि ये 70 से 72 हुआ, ये कब हो रहा है, जब इनकम इसका बढ़ रहा है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैं जब आपको क्लास में कराऊंगा तब मैं समझाऊंगा आपको। अब एक ये सवाल देखो, ये वैसे सवाल आप मतलब अगर इफ यू डोंट नो द थ्योरी यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। इसका आंसर ए है बाय द वे, पर आप एक बार तो भी इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब ये देखो भाई, ये सवाल देखो क्या, अब ISLM ये क्या कह रहा है, विच अमंग्स द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी आपको पता है क्या चीज़ होती है? एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है जैसे कि दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो समथिंग लाइक अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी विल मीन जैसे पोल्यूशन हो गया, तो पोल्यूशन इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, तो उसको आपको फैक्टर इन करना पड़ता है, जो यूजुअली करना आसान नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव होगा मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी सर। फिस्कल का मतलब क्या होता है सर? फिस्कल पॉलिसी, रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली, पहले तो बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फ्रीइंग द मार्केट, क्या लेना देना है इससे, क्या कनेक्ट ही क्या एक्सटर्नैलिटी से? फ्रीइंग द मार्केट से पोल्यूशन कैसे कम हो रहा है? क्या हो जाएगा मार्केट फ्री करने से? लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? एब्सोल्युटली नॉट।
एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का तो इंटरेस्ट से लेना देना है सर। इंटरेस्ट ऊपर नीचे करने से मेरे असली कंपनीज पे फर्क पड़ता है क्या? एक तो होता है रियल सेक्टर, आपको पता है ना सर, ये भी बाय द वे ये यूपीएससी में सवाल आ चुका है। रियल सेक्टर क्या होता है? रियल सेक्टर वो होता है जो असली होता है। मॉनेटरी इंपैक्ट यूजुअली जो होता है वो रियल सेक्टर पे नहीं पड़ता है। मॉनेटरी जो इंपैक्ट होता है वो रियल सेक्टर पे नहीं पड़ता है। रियल सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ता है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्स रिलेटेड पॉलिसी। तो अगर तो सपोज करो पोल्यूशन यहाँ पे कर रहा है, मैंने बोला तुमने बेटा ऐसा है यहाँ पे अगर तुम लोग पोल्यूशन कर रहे हो क्रिएट, ठीक है, इफ यू आर क्रिएटिंग पोल्यूशन हियर, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ आपको दिखेगा नहीं, अगर मैं यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा, कार्बन टैक्स दे दिया। अच्छा चलो कार्बन टैक्स दे दिया मतलब जितना पोल्यूट कर रहे हो उतना आपने कॉम्पनसेट करवा लिया, मतलब उसका पैसा उठा दिया आपने, तो आपका मिटिगेट कर दिया आपने इफेक्ट पे, उसी पैसे को उठा के अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर पे लगा दिया। आया समझ में? एंड यू कैन ऑल्सो से इवन इफ यू इंक्रीज टैक्स पीपल विल नॉट बी पोल्यूटिंग एज मच एज दे आर पोल्यूटिंग, क्योंकि जितना पोल्यूट करोगे उतना टैक्स देना पड़ेगा, लोग अपने आप मिनिमाइज करेंगे उसको। तो आंसर क्या है सर? फिस्कल पॉलिसी। मुझे नहीं पता था कुछ भी, मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कॉमन सेंस से मैंने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। हाँ या ना सर? हाँ या ना? अब देखते हैं, आइए बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, बिना किसी मतलब एकदम कमेंट वमेंट आप कर नहीं रहे हो, शेयर कर नहीं रहे हो, शेयर करो एकदम मैक्सिमम। एवरीबडी शुड सी दिस, एवरीबडी शुड बी एबल टू रीप बेनिफिट्स ऑफ दिस वंडरफुल एक्सीलेंट सेशन ऑफ आवर्स। बढ़ते हैं सर आगे। कैपिटल रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट क्या चीज़ है? अब ये भी सवाल वैसे अगर थोड़ा सा आपको पता होगा, आपने 12वीं में अगर करा होगा तो वहां से मैं ये मान ले रहा हूं कि आपको पता है कि कैपिटल रिसीट जो होगी वो बोरोइंग फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये 12th वाला सवाल है, इसमें ज़्यादा इतना रूल लगेगा नहीं है, बेसिक 12th की नॉलेज पड़ती है यहाँ पे। फिर देखो इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा आंसर है सर इसका बताओ? चलो इनकम टैक्स कौन से प्रिंसिपल पे बेस है? बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, या विलिंगनेस टू पे प्रिंसिपल, या नन ऑफ दीज? पहले तो नन ऑफ दीज हटाओ, इन तीनों में से ही आंसर है, सीधी बात। ठीक है, नन ऑफ दीज क्यों ही देगा? आई थिंक बच गया यहाँ पे, कुछ और बचा नहीं था, एडजेक्टिव इसलिए डाल दिया यहाँ पे। विलिंगनेस टू पे प्रिंसिपल, इनकम टैक्स आप विल से देते हो क्या सर? विलिंगनेस से देते हो क्या? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू नो दिस और नॉट, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, खुद दिमाग लगा कर। एंड आई डोंट वांट यू टू यूज एनी नॉलेज, आई जस्ट वांट यू टू से विलिंगनेस कौन देता है भाई सर? विलिंगनेस कहाँ टैक्स देने में, किसकी विलिंगनेस? कोई नहीं देना चाहता टैक्स, देना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं सर मेरे जैसे राष्ट्रवादी जो एक्स्ट्रा देते हैं, पर विलिंगनेस तो इट इज व्हाट इट इज। सो विलिंगनेस तो नहीं है तो हटा दो इसको। बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल, इनकम टैक्स में बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल कहाँ लगेगा यार? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जी हाँ, क्योंकि आपने देखोगे इनकम टैक्स में स्लैब्स होते हैं। अगर कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है उसको इनकम टैक्स दूसरा देना पड़ेगा, कोई 1 करोड़ कमा रहा है उसको देना पड़ेगा। ये उसकी विलिंगनेस है क्या? नहीं, ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। ये मेरा आंसर आ गया अभी यहीं से। कर लेते हैं एक और सवाल और खत्म करते हैं इस सेशन को। आइए सर, जीडीपी डिफ्लेटर। सर फंस गए, अब क्या करें? जीडीपी डिफ्लेटर आता नहीं है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है सर जीडीपी डिफ्लेटर इज फाउंड टू बी 110 फॉर करंट ईयर इफ जीडीपी इज रजिस्टर्ड एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 15% इन द सेम ईयर, देन द रेट ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी विल बी व्हाट सर? आई डोंट नो, पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, क्या करें? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भाई? क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर, पता है आपको? मुझे नहीं पता। चलो अब सचिन कैसे इस आंसर को सॉल्व करेगा? हाउ विल सचिन with only common sense, does not have the right knowledge, will be attempting this particular question? कैसे इस सवाल को सॉल्व करेगा? देखो सचिन देखेगा, ये सचिन देखेगा बेटा 100 यहाँ पे इधर कुछ लिखा हुआ है, ये 110 है, इस साल 110 था। जीडीपी डिफ्लेटर अगर आप देखोगे ना तो यू विल सी, इवन व्हेन यू सी द फॉर्मूला इट इज रिप्रेजेंटेड सच एज दिस। बेसिकली ये 110 का मतलब होता है 10%। ठीक है, तो ये कह रहा था 10% अभी है, मतलब पिछले साल, करंट ईयर। ठीक है, एंड इफ द जीडीपी हैज रजिस्टर्ड एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 15% इन द सेम ईयर, सेम में 15% हुआ है तो कितना परसेंट बढ़ा है सर? ये 10% से यहाँ पे कितना परसेंट आपको बढ़ते हुए दिख रहा है? 5%। आ गया आंसर। दिस 110 बेसिकली मीन्स आपका 10% और यहाँ पे 15% ग्रोथ रेट हुआ है, डिफरेंस कितना बन गया? 5%। तो कितना आपका रेट ऑफ ग्रोथ कितना है रियल जीडीपी में? 5%। ये आ गया आंसर। सो दैट वाज इट।
दैट वॉज इट सर। इसके साथ मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऐसे सवालों को निपटाना है और आपने ऐसे सवालों को बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के इन सवालों को सॉल्व कर देना है और विथ ओनली कॉमन सेंस। बने रहिए सर, क्लासेस ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। कल से हम करेंगे 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट जेआरएफ और बाकी हमारे जो अलग अलग क्लासेस हैं ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे बनी रहेगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे बनी रहेंगी। सो बी विथ मी, बी एट जेआरएफ अड्डा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद सर।